हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो कि हमारी आगामी परीक्षा, पटवारी, वीडियो, पीडीओ, स्नातक स्तरीय परीक्षा और उत्तराखंड पुलिस भर्ती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। जैसे कि आपने पहले वीडियो में देखा होगा, हमने गोरखा शासन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करा था। आज की यह वीडियो उसी का ही पार्ट 2 है, तो चलिए शुरू करते हैं। 1796 ईस्वी में सूबेदार महावीर थापा ने किस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था? तो यह कराया था ऑप्शन बी, बालेश्वर मंदिर, चंपावत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेवा के बदले में दी जाने वाली भूमि को गोरखा शासन में क्या कहा जाता था? तो सेवा के बदले जो भूमि दी जाती थी उसे गोरखा शासन में बोला जाता था मनोचौल भूमि। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शादी व विवाह के समय दिया जाने वाला कर कौन सा था? तो गोरखा काल में जो शादी विवाह में के समय पे जो कर दिया जाता था उसे बोला जाता था ऑप्शन बी, टीका भेंट। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ जो कि है सैनिकों को वेतन किस कर से दिया जाता था? तो सैनिकों को जो वेतन दिया जाता था वो दिया जाता था ऑप्शन बी, पुंगाड़ी से, जो कि एक प्रकार का भूमि कर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रत्येक नौजवान से 1 रुपया में लिया जाने वाला कर कौन सा था? तो प्रत्येक नौजवान से जो 1 रुपया में लिया जाने वाला कर था वो था ऑप्शन सी, मांगा कर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाबर में पहाड़ी पशुचारकों द्वारा गोरखा शासन में कौन सा कर लिया जाता था? तो जो भाबर में पहाड़ी पशुचारक थे उनसे लिया जाता था ऑप्शन ए, दोनिया कर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिल्पकर्मियों एवं जागरिया ब्राह्मणों से गोरखाओं द्वारा लिया जाने वाला कर कौन सा था? तो शिल्पकर्मी और जो जागरिया ब्राह्मण से उनसे लिया जाता था ऑप्शन बी, मिजहारी कर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। छिपाई संपत्ति में गोरखा शासन में लगने वाला कर कौन सा था? तो जो छिपाई संपत्ति थी उसमें जो कर लगता था वो लगता था ऑप्शन ए, बहता कर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजों ने गोरखाओं के विरुद्ध युद्ध हेतु अपनी फौज को कितने भागों में बांटा था? तो अंग्रेजों ने जो गोरखाओं के विरुद्ध युद्ध किया था उस पर अपनी सेना को बांटा था ऑप्शन ए, 4 भागों में, जिसमें कि जो जो पहली सेना थी वो गई थी मेजर जनरल माले के नेतृत्व में बिहार के रास्ते नेपाल की राजधानी काठमांडू पर हमले के लिए, और जो दूसरी सेना थी वो गई थी मेजर जनरल जे.एस. वुड के नेतृत्व में गोरखपुर में हमले के लिए, और जो तीसरी सेना थी वो गई थी मेजर जनरल जिलेस्पी के नेतृत्व में देहरादून खलंगा किले पर हमला करने के लिए, और जो चौथी सेना थी वो गई थी मेजर जनरल अख्तर लोनी के नेतृत्व में सतलुज एवं यमुना नदी के मध्यवर्ती क्षेत्रों में हमला करने के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजों ने बिहार के रास्ते नेपाल की राजधानी काठमांडू पर किसके नेतृत्व पर आक्रमण किया था? तो अभी हमने इसके बारे में डिस्कस करा था कि जो अंग्रेज थे उन्होंने गोरखों के विरुद्ध युद्ध हेतु अपनी फौज को 4 भागों में बांटा था। तो वही यह प्रश्न है। अंग्रेजों ने बिहार के रास्ते, तो बिहार के रास्ते जो था उसका नेतृत्व किया था ऑप्शन सी, मेजर जनरल मार्ले। मेजर जनरल मार्ले के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बिहार के रास्ते से अपनी सेना भेजी थी जो कि नेपाल की राजधानी काठमांडू पर आक्रमण किया था जिसने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेजर जनरल वुड के नेतृत्व में अंग्रेजों द्वारा किस स्थान पर आक्रमण किया गया था? तो जो मेजर जनरल वुड थे वो गए थे ऑप्शन बी, गोरखपुर। तो मेजर जनरल वुड के नेतृत्व में अंग्रेजों ने गोरखपुर पर आक्रमण किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देहरादून खलुंगा किले पर किसके नेतृत्व में गोरखाओं के विरुद्ध आक्रमण किया गया था? तो जो देहरादून का खलुंगा किला था उसका नेतृत्व किया था मेजर जनरल डी, ऑप्शन डी, मेजर जनरल जिलेस्पी के नेतृत्व में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। खलुंगा किले एवं नाला पानी किले में गोरखाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो जब अंग्रेजों ने यहाँ युद्ध किया था तो इसका जो नेतृत्व किया था गोरखों की तरफ से वो किया था ऑप्शन बी, बलभद्र सिंह थापा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में 15 मई 1815 को मलावगढ़ की संधि किसके बीच हुई थी?
तो जो मलावगढ़ की संधि हुई थी ये हुई थी अमर थापा व ऑक्टरलोनी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, अमर थापा व ऑक्टरलोनी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेपाल सरकार ने संगोली की संधि कब स्वीकार की थी? तो नेपाल सरकार ने जो संगोली की संधि थी वो स्वीकार करी थी 4 मार्च 1816 को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मौलाराम ने किसे दानवीन कर्ण की उपमा से विभूषित किया था? तो मौलाराम ने जो दानवीन कर्ण बोला था वो बोला था गोरखा शासक रणछोड़ सिंह थापा को। ऑप्शन सी रणछोड़ सिंह थापा को, जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसके समय हरिद्वार दासों की बिक्री का केंद्र था? तो हरिद्वार जो था ऑप्शन बी हस्तदिल चौधरी के समय दासों की बिक्री का केंद्र था हरिद्वार। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रणबहादुर चंद्रिका की रचना के लिए नेपाल सरकार ने किन्हें जागीर दी थी? तो जो रणबहादुर चंद्रिका की रचना की थी वो की थी ऑप्शन बी मौलाराम तोमर ने, जिसके लिए नेपाल सरकार ने इन्हें जागीर दी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 दिसंबर 1815 को किसके बीच संधि हुई जिसके अनुसार सारा तराई का प्रांत, काली के पश्चिम का समूचा पहाड़ी प्रदेश व मुंजी नदी के पूर्व का भाग ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया? तो ये हुआ था ऑप्शन सी गजराज मिश्र व लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रैडशॉ के बीच में। अब बात करें गजराज मिश्र की, तो गजराज जो मिश्र थे ये नेपाल नरेश रणबहादुर शाह के गुरु थे। इन्हीं के बीच में यह संधि हुई थी गजराज मिश्र व लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रैडशॉ के बीच में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। गोरखा शासन में काश्तकारों से किस आधार पर कर लिया जाता था? तो जो गोरखा शासन में काश्तकार से उनसे लिया जाता था ऑप्शन ए ठेकाबंदी के आधार पर उनसे कर लिया जाता था। बढ़ते हैं अपने अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। गोरखा शासन में कितने प्रकार की दिव्य अग्नि प्रचलित थी? तो गोरखा शासन में जो था वो 3 प्रकार की दिव्य अग्नि प्रचलित थी, जो कि एक न्याय का रूप था, न्याय का प्रकार था। तो यह जो 3 प्रकार की दिव्य अग्नि परीक्षा होती थी यह होती थी, सबसे पहले जो था वो था गोला दीप, और जो दूसरा था वो था कढ़ाई दीप, और जो तीसरी दिव्य प्रथा थी वो थी तराजू दीप प्रथा। तो बात करें गोला दीप प्रथा की, तो इसमें लोहे का गर्म डंडा हाथ में रखकर कुछ दूरी तक चलना पड़ता था, और जो ज़्यादा दूरी तय करता था उसे निर्दोष समझा जाता था, और जो ज़्यादा दूरी नहीं तय कर पाता था उसे दोषी समझा जाता था। बात करें कढ़ाई दीप प्रथा की, तो इसमें खौलती कढ़ाई में उबलते तेल में दोषी का हाथ डाला जाता था। अगर उसका हाथ जल गया तो वह दोषी ठहराया जाता था, और हाथ न जलने पर वह निर्दोष साबित होता था। बात करें तराजू दीप प्रथा की, तो इसके अनुसार अपराधी को तराजू में पत्थरों के साथ तोला जाता था, जिसे शाम के समय जिन पत्थरों को शाम के समय में अलग रख दिया जाता था, और अगले दिन उन्हीं पत्थरों से उसे तोला जाता था। यदि अगर अगले दिन उसका वजन अधिक हो तो वह निर्दोष साबित होता था, और अगर वो हल्का हो गया तो उसे दोषी माना जाता था। तो इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक था गोरखा शासन, यह आज पूर्ण हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक लेके आएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।